हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फोरम। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। आज हम इन पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हम देखते हैं भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और कहां से इन्हें लिए गए हैं। भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर और अनुच्छेद 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। इन मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। 7 मूल अधिकार थे, जिनमें से 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 31 में और अनुच्छेद 19F के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार था, उसे हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसे एक कानूनी अधिकार, इसे लीगल राइट के रूप में रखा गया। तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार संविधान में उल्लेख है। हम देखते हैं कि 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं, तो हम इन पर चर्चा करेंगे। प्रथम है समता और समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। कौन कौन से अधिकार है, हम इन पर चर्चा करेंगे। फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 5 है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में उल्लेख किया गया है। अंतिम है संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 के माध्यम से आज हम इन पर चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम अनुच्छेद 12 है। इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है और राज्य शब्द को विस्तृत रूप से डिस्कस किया गया है कि राज्य किसे बोलेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि कार्यकारी और विधायी अंगों को संघीय सरकार, कार्यकारी और विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार, जो कि भारत की संसद है। तो यहाँ हम देखेंगे कि राज्य, तो हम देखते हैं कि राज्य किसे बोलेंगे, तो भारत सरकार या भारत की संसद प्रथम हो गया, जो राज्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है राज्य सरकार के विधायी अंग को प्रभावित करने वाली सरकार या राज्य विधानमंडल, तो दूसरा है राज्य विधानमंडल हो गया राज्य की परिभाषा में। थर्ड है सभी स्थानीय निकाय, नगर पालिका होगी, पंचायती राज होगी, जिला बोर्ड सुधार हो गया और न्यास हो गया, ट्रस्ट। अन्य हैं जो भी वैधानिक और गैर संवैधानिक प्राधिकरण है, जैसे कि LIC, ONGC, सेल आदि को मुख्य रूप से राज्य में शामिल किया गया है। तो कई बार एग्जाम में सवाल आता है कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य किसे कहा जाएगा, तो भारत की संसद संघ सरकार होगी, राज्य सरकार होगी और स्थानीय सरकार, नगर पालिका, पंचायत है, जिला बोर्ड है, न्यास है और अन्य सभी वैधानिक और गैर संवैधानिक प्राधिकरण, जैसे कि LIC, ONGC और सेल, इन सबको मिलाकर हम राज्य के अंतर्गत इनको शामिल करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका कोई भी अल्पीकरण करने वाली विधियां, तो वो न्यायिक समीक्षा योग्य है, न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लंघन करने पर ऐसी विधि को अवैध घोषित कर सकता है। तो अनुच्छेद 13 में यह सुरक्षा प्रदान की गई है कि यदि सरकार मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी ऐसी विधि बनाती है जिससे मूल अधिकारों का हनन होता है, तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों में से कोई भी उस विधि को खारिज कर सकता है, समाप्त कर सकता है। उससे संबंधित कानून नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वह कहीं न कहीं मूल अधिकारों का हनन
से संबंधित विधि बनाई जा रही है। तो इसमें विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को सुरक्षा प्रदान की गई है कि वह मूल अधिकारों से संबंधित राज्य के विरुद्ध उनकी सुरक्षा प्रदान करे। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द को व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है। तो हम ये देखेंगे कि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत क्या शामिल किया गया है। तो हम इसमें देखते हैं कि स्थायी विधियां संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जो संसद या राज्य सरकार द्वारा पारित की गई है, वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत हम विधि के रूप में देखेंगे। नेक्स्ट है अस्थायी विधियां, जैसे कि राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, इनके द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो भी विधि का रूप होता है। थर्ड है प्रत्यायोजित विधान, कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक संसाधन जैसे कि आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना आदि यदि बनाई जाती है। प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से यदि सरकार आदेश जारी करती है या कोई उपविधि बनाती है या नियम बनाती है या विनियम बनाती है या अधिसूचना, तो इन सब को भी हम विधि के रूप में देखेंगे। नेक्स्ट है कि विधि के गैर विधायी स्रोत, जैसे कि विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा, ऐसी रूढ़ि या प्रथा परंपरा है जो परंपरागत रूप से प्राचीन काल से चली आ रही है और उसमें समाज ने उसको विधि के रूप में स्वीकार किया गया है, उसको एक समाज ने कानूनी रूप से मान्यता दे रखी है, उसको भी हम विधि के रूप में शामिल करते हैं। क्योंकि परंपरागत रूप से जो रूढ़ि या प्रथा चली आ रही है, यदि सरकार उसमें छेड़छाड़ करती है तो समाज उसका व्यापक रूप से विरोध करता है। तो ऐसी कंडीशन में उसको हम विधि मानते हैं क्योंकि समाज उसको एक्सेप्ट करती है। हम यह देखते हैं कि प्रथम मूल अधिकार कौन सा है, समता और समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 में दिया गया है। विधि के समक्ष समता, यानी राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उस पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। राज्य में जो भी व्यक्ति है, एक राज्य के अंतर्गत एक जो भूगोल है, भूआकृति है, उसमें निवास करने वाले व्यक्ति है, वो सभी व्यक्ति कानून के दृष्टि से सभी समान होंगे और उन पर सभी कानून एक समान ढंग से लागू होगा। इसके अतिरिक्त एक शब्द है, व्यक्ति शब्द है, यहाँ इसको भी विशेष रूप से डिस्कस किया गया है। तो हम इसको देखते हैं कि व्यक्ति शब्द यहाँ विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक कंपनियां, जो भी संविधान के अकॉर्डिंग कंपनियां गठित की गई है, कंपनियां है, निगम है और पंजीकृत समितियां हैं आदि, ये सभी विधिक व्यक्ति के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। तो एग्जाम में आया कि विधिक व्यक्ति हम किसे मानेंगे, तो विधिक व्यक्ति में हम जो भी संविधान के अकॉर्डिंग गठित की गई कंपनी है, निगम है या पंजीकृत समितियां हैं आदि को हम विधिक या कानूनी व्यक्ति के रूप में उसको स्पष्ट करते हैं। अब हम यह देखते हैं विधि के समक्ष समता, यह एक ब्रिटिश मूल का शब्द है और यह हमने ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा है विधि के समान संरक्षण, यह जो शब्द है हमने अमेरिका के संविधान से लिया गया है, किंतु ये दोनों में काफ़ी अंतर है। तो हम दोनों को डिस्कस करते हैं कि विधि के समक्ष समता का शाब्दिक अर्थ है कानून के समक्ष सभी समान है, अमीर गरीब है या समाज के प्रत्येक व्यक्ति जो कि एक भूगोल के अंतर्गत निवास किए गए हैं, वह किसी भी क्षेत्र विशेष में निवास करते हो, उन पर कानून समान रूप से लागू होगा। यह जो विचारधारा है ब्रिटिश मूल की है और ब्रिटिश संविधान से हमने इसको ग्रहण की गई है। दूसरी विचारधारा के रूप में बात करते हैं विधि के समान संरक्षण, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि समान परिस्थितियों में समान कानून लागू होगा। तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि जैसे कि जनजाति है जो कि जंगल में या पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है, तो उनकी जो कंडीशन है रहन सहन की, उनका जो वातावरण जिस हिसाब से वो रह रही है, तो उनके लिए जो स्पष्ट रूप से कानून है, उस कानून के माध्यम से उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जा सकती है, जो कि एक सिटी एरिया में या जिनके पास में सुविधाएं हैं, शहरी इलाकों में रह रही है, उनके
अपेक्षा हम जो समाज से कटी हुई है, जनजाति क्षेत्र में रह रही है, उनकी परिस्थितियां कठोर है, उनको हम विशेष रूप से कानूनी रूप से हमें विशेष सुविधाएं दी जा सकती है। तो हम इसके कह सकते हैं कि विधि के समान संरक्षण। तो यह जो विचारधारा है यह अमेरिका के संविधान से ली गई है, ताकि उन विकट परिस्थितियों में भी व्यक्ति का विकास हो सके। इस अवधारणा को लेकर हमने यह विचारधारा अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान में कानून के समक्ष सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, किंतु इस समानता के अधिकार में भी कुछ अपवाद दिए गए हैं कि वह समानता के अपवाद कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको हम न्यायालय में उनके प्रति हम जवाब दें। न्यायालय में उनको नहीं ठहराया जा सकते कि आप ये कार्य आपने किया है गलत है या सही है, तो न्यायालय में उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। दूसरा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जो उनकी पदावधि के दौरान जो भी कार्य किए गए हैं, न्यायालय उन पर किसी भी प्रकार की दंडविक कार्रवाई चालू नहीं रख सकता, कोई भी उन्हें दंड नहीं दे सकता। न्यायालय उन्हें विशेष प्रावधान किया गया है। किसी भी न्यायालय में इन पर कोई भी प्रतिक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति या राज्यपाल के ऊपर कोई भी गिरफ्तारी या कारावास उन्हें न्यायालय नहीं दे सकता। किसी भी न्यायालय में राष्ट्रपति व राज्यपाल पर दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, और यदि चलाया जाता है तो इसकी सूचना कम से कम 2 माह पूर्व इन्हें देनी होगी, उसके बाद ही कोई मुकदमा चलाया जा सकता है। इस प्रकार यह अनुच्छेद 361 के माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष छूट दी गई है समानता के अधिकार में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, संसद के जो सदस्य हैं उनको भी विशेष रूप से ये विशेष अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत यदि संसद में कोई भी व्यक्ति बोलता है या संसद की किसी भी समिति में कोई भी व्यक्ति बोलता है, कोई भी कुछ भी उससे संबंधित पक्ष रखता है, तो उस पर न्यायालय कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। सेम यही यदि राज्यों में राज्य विधानमंडल है, उसमें यदि राज्य के जो सदस्य है, विधायक है, वो भी कोई भी व्यक्ति है या उसकी कोई भी समिति है राज्य विधानमंडल की, उसमें कोई भी अपना निर्णय रखता है या पक्ष रखता है, तो उस पर भी न्यायालय कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद 194 के माध्यम से राज्यों में राज्य विधानमंडल है उसमें विशेष अधिकार दिए गए हैं विधायकों को, और संसद में अनुच्छेद 105 के अंतर्गत सांसदों को विशेष अधिकार दिए गए हैं संसद में बोलने के लिए, अपना मत स्पष्ट करने के लिए। और इसी प्रकार संसद हो या राज्य विधानमंडल हो, इन दोनों में से किसी एक में या दोनों में कोई भी कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई की विषय वस्तु को प्रकाशन करने संबंधित ये जो रेडियो में या टीवी में उसका प्रकाशन किया जाता है, उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो यह पत्रकारिता को विशेष रूप से छूट दी गई है कि संसद या राज्य विधानमंडल की जो कार्रवाई है उसको जनता के सामने दिखाया जाए, तो उस कार्रवाई के बारे में पत्रकारिता के लिए संविधान में विशेष रूप से छूट दी गई है कि उन पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। विदेशी संप्रभु शासक है, राजदूत है, कूटनीतिक व्यक्ति है, इन पर दीवानी या फौजदारी मुकदमे नहीं चलाए जा सकते। यह भी जो प्रथम मूल अधिकार है, समानता का अधिकार, उसका अपवाद है, इनको विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ या उनकी एजेंसियों को भी कूटनीति की प्राप्ति है, इनको भी छूट है, इन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इनको भी समानता के अधिकार का जो अपवाद है उसमें विशेष रूप से छूट दी गई है। तो समता का अधिकार में राष्ट्रपति राज्यपालों को विशेष रूप से छूट दी गई है, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को विशेष रूप से छूट दी गई है, और जो संसदीय राज्य में जो पत्रकारिता है, देश में जो पत्रकार है, पत्रकारिता को विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि जनता के सामने सरकार का पक्ष रखे। और विदेशी संप्रभु शासक है, राजदूत है, जो विदेशी शासक भारत में आते हैं तो उनको भी विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, उनको विशेष रूप से सुरक्षा प्रदान की गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अनुच्छेद 15 क्या बोलता है कि धर्म, नस्ल,
जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 बोलता है कि राज्य में कहीं भी धर्म, नस्ल, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर प्रत्येक नागरिक को किसी भी भेदभाव के रहित जीवन जीने का अधिकार है। उसके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह नागरिकों के सम्मान की बात है और जीवन जीने के लिए उन्हें यह अधिकार प्रदान करता है और अनुच्छेद 15 के माध्यम से इसे सुरक्षा प्रदान की गई है व्यक्ति के लिए। अनुच्छेद 16 बोलता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। राज्य के अंतर्गत किसी भी सेवा में प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के नागरिक को उसमें जाने का, नियुक्ति होने का पूर्ण अधिकार है। किंतु समाज में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग को विशेष रूप से इसमें उल्लेख किया गया है। इन्हें आरक्षण के माध्यम से इन्हें समानता लाने के लिए, बराबर लाने के लिए इन्हें विशेष रूप से छूट दी गई है, ताकि समाज में जो दूरियां हैं वो दूरियां खत्म हो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति छुआछूत नहीं करेगा और अस्पृश्यता को उन्मूलन करने के लिए यह दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। किसी भी व्यक्ति को ऊंच नीच की भावना से नहीं देखेगा। यह संविधान में सुरक्षा प्रदान की गई है अनुच्छेद 17 के माध्यम से। अनुच्छेद 18 बोलता है कि उपाधियों का अंत। जो उपाधियां प्राचीन काल में या मध्यकाल में राजा, महाराजा अधिराज, राय बहादुर, जो आदि उपाधियां थी, जो एक सम्मानजनक उपाधि व्यक्ति लगाता था, उन उपाधियों का अंत किया गया है। केवल सेना या विद्या, एजुकेशन से संबंधित जो सम्मान दिए गए हैं, हम उन्हें उपयोग कर सकते हैं। और भारत का कोई भी नागरिक किसी भी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। राज्य केवल सेना या विद्या से संबंधित उपाधियां ही प्रदान करेगा, अन्य कोई भी उपाधि राज्य प्रदान नहीं करेगा। तो इस प्रकार अनुच्छेद 18 के माध्यम से उपाधियों का अंत करके समाज में एक समान स्तर प्राप्त करने की कोशिश की गई है। हम नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। यह हमारा दूसरा मूल अधिकार है और अनुच्छेद 19 के माध्यम से इसमें 7 तरह की स्वतंत्रता थी और वर्तमान में इसमें केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। हम देखते हैं कि 19(1) के अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता, हमें वाक स्वतंत्रता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम सरकार के प्रति, सरकार की नीतियों के बारे में हम खुलकर हम बोल सकते हैं, उनके गलत निर्णयों के बारे में हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं। दूसरा है 19(2) के अंतर्गत शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। हम शांतिपूर्ण इकट्ठे हो सकते हैं, बिना हथियारों के हम इकट्ठे होकर सभा करने की हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19(c) के अंतर्गत संघ बनाने की स्वतंत्रता। हम एक समूह या समुदाय इकट्ठा होकर एक संघ बना सकते हैं, एक संगठन का निर्माण हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है 19(d) के अंतर्गत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। हम भारत के कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आने और जाने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है। यह अनुच्छेद D के अंतर्गत हमें प्रदान की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19(e) देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। हम देश के कहीं भी, देश में हम कहीं भी रह सकते हैं और वहाँ पर हम जमीन खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं और हम वहाँ पर निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(f) संपत्ति का अधिकार, जो मूल अधिकार था, इसे हटा दिया गया है और इसे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 300 अनुच्छेद 300 क में इसे रखा गया है और इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, लीगल राइट इसे बना दिया गया है। 19(g) बोलता है कि कोई भी व्यापार और आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। हम देश में कहीं भी व्यापार और आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है। हम कोई भी व्यापार धंधा है जो हम खोल सकते हैं, उसका व्यापार कर सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हम यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया प्रेस की स्वतंत्रता, इसका स्पष्ट रूप से संविधान में वर्णन नहीं किया है, किंतु अनुच्छेद 19(a) में जो हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके अंतर्गत यह माना गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता
19(1) के अंतर्गत रखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें हम 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। प्रथम देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई अपराध करता है तो उसे केवल और केवल जो अपराध उसने किया गया है उस अपराध से संबंधित ही उसे दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट है अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और उस अपराध के समय जो कानून प्रचलित है, उस अपराध के समय जो कानून लागू है, तो उस कानून के माध्यम से ही उसे सजा दी जाएगी, न कि उसके बाद में जो कानून बनाया गया है या ऐसा कानून जो पूर्व में बनाया गया है किंतु उसे निरस्त कर दिया गया है या उसमें संशोधन करके जो वर्तमान में जो रूप दिया गया है, तो उस वर्तमान रूप के अकॉर्डिंग ही उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। थर्ड है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 जो कि मूल अधिकार है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 21 जो मूल अधिकार है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसमें व्यक्ति के जीवन को गरिमा में जीने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें व्यक्ति के गरिमा में जीवन जीने के लिए राज्य कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएगा। और अनुच्छेद 21 के में 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है और इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसे संविधान में जोड़ा गया और इसे एक मूल अधिकार बनाया गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह राज्य का अधिकार है और राज्य बाध्य है शिक्षा प्रदान करने के लिए। अब देखते हैं अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। यानी ऐसी कौन कौन सी दशा है जिनमें हम व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और उनका संरक्षण, उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया जाता है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कई बार क्या होता है किसी व्यक्ति को पुलिस बिना कुछ बताए उसे गिरफ्तार कर लेती है तो उससे संबंधित उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो पहला तो यह है कि हिरासत में लेने का उन्हें कारण बताना होगा कि उसे हिरासत में उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है, उसका कारण उन्हें पुलिस व्यवस्था को, प्रशासन को बताना होगा। दूसरा है 24 घंटे के अंतर्गत 24 घंटे के अंदर जो आने और जाने का समय छोड़कर उसे जो भी दंडाधिकारी है उसके समक्ष पेश करना जरूरी है। जो भी प्रशासन ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंतर्गत समक्ष अधिकारी के सामने उसे पेश करना जरूरी है और उसका कारण बताना है कि इसको क्यों गिरफ्तार किया गया है। थर्ड है अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। तो इसके अंतर्गत जो जिस व्यक्ति को प्रशासन ने हिरासत में लिया गया है तो उसे अपनी पसंद का वकील और सलाह लेने का अधिकार दिया गया है। वह अपनी पसंद का वकील कर सकता है और सलाह ले सकता है। तो इस प्रकार मनमाने ढंग से जो हिरासत में लिया जाता है व्यक्ति को, किसी भी अपराधी को, तो उसके लिए ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है, उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया है। इस प्रकार आज के वीडियो लेक्चर में हमने केवल 2 मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कल होगा उसमें बाकी के 4 मूल अधिकारों पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे और साथ में भारत के नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे और भारत में विदेशियों को कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम मूल अधिकारों से संबंधित जो भी इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं हम उन पर डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, बाय।